वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं मैनेजिंग टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे। इसमें मैनेज रिस्क को क्यों मैनेज करना चाहिए, इंश्योरेंस, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, स्वैप्स क्या होते हैं, और हेज जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। इस डेरिवेटिव ऑफ 4 लेटर वर्ड ये डिस्क्रिप्शन हम इसकी देखेंगे। व्हाई रिस्क रिडक्शन डज नॉट ऐड वैल्यू। रीज़न उसकी रिस्क रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिस्क को रिड्यूस करना जो है वो बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसको रिस्क को रिड्यूस करने से आपके रिटर्न्स पे जो है वो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रिस्क जहाँ पे आप रिड्यूस करते हैं वहाँ पे आप रिटर्न को भी जो है वो अपने रिड्यूस कर रहे होते हैं। सो रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप में आपको एक ऑप्टिमल गेम चाहिए होती है। सो रिस्क रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिस्क रिडक्शन जो है वो वैल्यू एडिशन नहीं कर पाती, क्योंकि जो रिस्क को रिड्यूस करने की जो टेक्निक्स हैं जिसे हम मोस्ट कॉमनली हेजिंग कहते हैं, इज़ अ ज़ीरो सम गेम। क्योंकि हेजिंग में आप बेसिकली रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बेसिकली चांसेस ऑफ लॉस को आप जो है वो मिनिमाइज कर रहे होते हैं। सो ज़ीरो सम गेम इसलिए बन जाती है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे नॉमिनल सा थोड़ा सा प्रॉफिट होता है या थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो इस वजह से और परफेक्ट हेज की अगर हम बात करें तो उसमें आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। फिर जो रिस्क रिडक्शन में दूसरा जो एलिमेंट है इन्वेस्टर्स डू इट योरसेल्फ अल्टरनेटिव वाला, कि आपकी जो रिस्क रिडक्शन है उसमें जब वो इन्वेस्टर्स खुद इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें जो है वो किसी ना किसी तरह से वो अपने जो हेजिंग स्ट्रेटजी है या रिस्क रिडक्शन टेक्निक्स हैं उसमें वंस अगेन वो ज़ीरो सम गेम की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन जो रिस्क रिडक्शन से मिलनी चाहिए। सो रिस्क जो बिजनेस क्या हो सकते हैं, एक तो ये है कि कैश शॉर्टफॉल हो जाए, फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ जाए, एजेंसी कॉस्ट जो है वो एक रिस्क जो है वो जनरेट करती हैं, फिर वेरिएबल कॉस्ट अपनी जगह पे अपने रिस्क पोज कर रही होती हैं, करेंसी में फ्लक्चुएशंस हों, आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो करेंसी फ्लक्चुएशंस आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इसी तरह पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अ कंट्री को भी जो है वो रिस्क जनरेट करती है, जिसे हम पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं। जो करेंसी फ्लक्चुएशन है उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। फिर वेदर चेंजेस यानी एनवायरमेंटल रिस्क भी जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है। अब हेजिंग में सबसे आसान काम जो है वो हमारा है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए या रिस्क अवॉइड करने के लिए हम इंश्योर करवा दें। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। So most businesses face the possibility of hazard that can bankrupt the company in an instant. वो हैजर्ड जो है वो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो सकता है, वो फायर हो सकता है, वो कोई वेदर इवेंट हो सकता है जो अपना रोल प्ले करता है आपके बिजनेस को शट डाउन करने में। These risks are neither financial or business and cannot be diversified. क्योंकि ये डायरेक्टली आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, ना ही फाइनेंशियल होते हैं, तो इनको जो है वो हम डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू मिनिमाइज नहीं कर सकते या अवॉइड नहीं कर सकते। The cost and risk of a loss due to a hazard, however, can be shared by others who share the same risk. So ये और बिजनेसेस को भी इस तरह का रिस्क जो वो फेस करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है या रिस्क अवॉइडेंस है वो काफ़ी हद तक। So एक एग्जांपल देखते हैं हम। An offshore oil platform is valued at $1 billion. Expert meteorologist reports indicate that a 1 in 10,000 chance exists that the platform may be destroyed by a storm over the course of next year. तो ये तूफान की वजह से ये अगले साल में किसी भी वजह से, और चांसेस बताए हैं उसने
1 out of 1000. So how can the cost of this hazard be shared? So उसको जो है आप इंश्योर करवा सकते हैं. A large number of companies with similar risks can each contribute, pay into a fund that is set aside to pay the cost should a member of this risk sharing group experience 1 in 10,000 times loss. The other Tetra 9 firms may not experience loss, but also avoided the risk of not being compensated should a loss have occurred. So ये एक तरह की आप ये कॉन्सेप्ट है ग्रुप इंश्योरेंस का कि आप सब जितने भी इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जिनको ये रिस्क फेस करना पड़ रहा है वो जो है उस इंश्योरेंस में अपना रोल प्ले करें और वो जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो फिर मेक श्योर करेगी कि अगर किसी को लॉस हो जाता है तो वो लॉस रिकवर. अब हर ग्रुप मेंबर को कॉस्ट क्या होगी? तो अगर हम देखें तो हमारे पास 1 बिलियन का था प्रोजेक्ट और 10,000 जो है वो हमें कंट्रीब्यूटर्स चाहिए. तो हर जो कंपनी है या हर जो प्रोजेक्ट है उसको $1,00,000 की कॉस्ट पड़ रही है. वो 1 बिलियन का लॉस जो है वो आपका 1,00,000 से जो है वो रिकवर हो सकता है. Why should an insurance company not offer a policy on this oil platform for 100,000? So 100,000 की obviously exactly तो वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड नहीं करेंगी क्योंकि आपकी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन्वॉल्व हैं. फिर जो एडवर्स सिलेक्शन है वो हो सकती है आपकी मसलन एक ऐसी साइट है जिसके जो चांसेस ऑफ रिस्क हैं वो 500 आउट ऑफ 10,000 है और एक ऐसी है जिसकी 1 आउट ऑफ 10,000 है. तो ये जो ग्रुप में एडवर्स सिलेक्शन हुई है 500 आउट ऑफ 10,000 वाले की उसको तो रिस्क ज़्यादा है तो उसकी कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होनी चाहिए. इसी तरह मोरल हैजर्ड भी है कि आप जो है एट द एंड ऑफ द डे खुद जो है उसको रिकवर नहीं करना चाहते. फिर एलिमेंट्स हैं फेवरेटिज्म के और आप एक कंपनी को फेवर कर रहे हैं दूसरी को नहीं कर रहे. तो ये सारे कॉन्सेप्ट सामने रख के एक मोरल हैजर्ड भी आपका क्रिएट होता है एज एन इंश्योरेंस कंपनी. The loss of an oil platform by a storm may be 1 in 10,000. The risk, however, is larger for an insurance company since all the platforms in the same area may be insured. Thus, if a storm damages one in many damage all the same area, the result is much larger risk to the insurer. So, एक से ज़्यादा अगर नुकसान हो तो obviously उसका रिस्क जो है कई गुना बढ़ जाता है. फिर इसी तरह कुछ कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें कैट बॉन्ड्स भी कहते हैं हम. दे अलाउ इंश्योरर्स टू ट्रांसफर देयर रिस्क टू बॉन्ड होल्डर्स बाय सेलिंग बॉन्ड्स हुज कैश फ्लो पेमेंट्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इंश्योरेबल लॉसेस नॉट अकरिंग. अगर इंश्योरेबल लॉसेस नहीं हो रहे तो उनको बॉन्ड जो है बॉन्ड की कूपन पेमेंट्स होती रहेंगी. अगर वो लॉसेस अकर हो रहे हैं तो फिर आपको जो है वो एज ए बॉन्ड होल्डर पेमेंट्स नहीं मिलेंगी, कूपन पेमेंट्स नहीं मिलेंगी. इसी तरह रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हैं बाय हेजिंग विद फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स. फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स हम पास्ट में डिस्कस कर चुके होंगे. सो जनरली अगर हम बात करें तो बिजनेस को जो है दो तरह के मेजर रिस्क जो है वो फेस करने पड़ रहे होते हैं. एक तो बिजनेस रिस्क है जिसमें हम कह रहे हैं कि उसकी कॉस्ट जो है वो चेंज हो रही है. दूसरा फाइनेंशियल रिस्क होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो जाता है. गोल क्या है कि आपने रिस्क को एलिमिनेट करना है. कैसे हो सकता है? बाय हेजिंग. और दूसरा तरीका है हमारे पास हेजिंग का जनरली एक हेजिंग का जनरल कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है इंश्योरेंस के हवाले से. दूसरा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करना. यानी अगर आपने फ्यूचर में बाइंग करनी है अपने रॉ मटेरियल की तो आप उसके लिए जो है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज कर लें. अगर आपको ये लगता है कि फ्यूचर में जो आपकी कॉस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर.
सो एक एग्जांपल देखते हैं। केलर produces cereal. A major component and cost factor is sugar. Forecasted income and sales volume is set by using a fixed selling price. ठीक है, changes in cost can impact these forecasts. So अगर आपकी income forecast जो है वो उसमें आपने जो cost यूज किए हैं अगर वो चेंज हो जाए फ्यूचर में तो आपका जो forecasted incomes हैं वो बहुत डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग। तो इसलिए उन कॉस्ट को फोरकास्टेड कॉस्ट पे रखने के लिए आप क्या करेंगे? टू फिक्स योर शुगर कॉस्ट यू वुड लाइकली लाइक टू परचेज ऑल योर शुगर टुडे। पूरे साल की चीनी आज ही खरीद लें। सिंस यू लाइक टुडेज प्राइस एंड मेड योर फोरकास्ट बेस्ड ऑन इट। लेकिन आप सारे का सारा पैसा इसमें तो नहीं लगा सकते। यू कैन हाउएवर sign a contract to purchase sugar at various points in future for a price negotiated today. आप ये काम जरूर कर सकते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें जो आपके सप्लायर्स हैं उनके साथ कि आज की प्राइस पे आपसे 3 महीने बाद भी खरीद लूँगा, 6 महीने बाद भी इतनी क्वांटिटी खरीदूंगा और लेट्स से 9 मंथ्स बाद भी जो है मैं इतनी क्वांटिटी बाय करूँगा। तो वो प्राइसेस आप आज ही नेगोशिएट कर लेंगे। इनको बेसिकली हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। This technique of managing your sugar cost is called hedging. इसी तरह spot contract है, a contract for immediate sale and delivery of an asset। तो वो तो था पहली ऑप्शन जिसमें सारी की सारी चीनी जो है ना उसने आज ही की डेट में आज ही की प्राइस पे खरीद ली। सो प्रैक्टिकली स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर आप आज की डेट में करते हैं तो वो नहीं हो सकता। हाँ, आप फॉरवर्ड स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या फ्यूचर स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उस दिन जो भी प्राइस होगी उस पे हमने आपसे इतनी क्वांटिटी खरीद लेनी है, तो उसमें आपको सिर्फ इंश्योर्ड डिलीवरी मिलती है। प्राइस जो भी होगी उस दिन की वो आपको फेस करनी पड़ेगी। सो उसमें तो फिर भी आपको हेजिंग तो ना मिली। अगर प्राइस ऊपर चली गई तो आपको वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी हर हाल में। इसी तरह फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल फॉर द डिलीवरी ऑफ एन एसेट एट अ नेगोशिएटेड प्राइस ऑन अ सेट डेट इन द फ्यूचर। तो प्राइस आज नेगोशिएट होगी, क्वांटिटी डिफाइन हो जाएगी, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो फ्यूचर में। इसी तरह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट देयर इज एन इंटरमीडियरी। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटरमीडियरी नहीं होता, फ्यूचर्स में इंटरमीडियरी होता है, उसे हम फ्यूचर्स एक्सचेंज कहते हैं। दैट क्रिएट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्वांटिटी आपकी स्टैंडर्डाइज्ड होगी। फॉरवर्ड में आप जो क्वांटिटी लिखवाना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से लिखवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है तो उसने स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बना दी, और इस स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेडेबल भी है। यानी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप चाहते हैं कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़ा लें तो आप मार्केट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, कोई किसी और को चाहिए, तो वो अपनी ज़रूरत इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद के पूरी कर दे। जस्ट द टू पार्टीज डोंट हैव टू नेगोशिएट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्वांटिटी डिफाइंड होती है, टाइम ऑफ डिलीवरी डिफाइंड होता है, तो इसलिए टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने की दोनों पार्टीज को जरूरत नहीं होती, जबकि फॉरवर्ड में ये काम करना होता है। सो इंटरमीडियरी इज द कमोडिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इसमें सीसीसी जो है वो बेसिकली आ जाती है, यूएस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। सीसीसी गारंटीज ऑल ट्रेड्स एंड प्रोवाइड्स अ सेकेंडरी मार्केट फॉर द स्पेकुलेशन ऑफ फ्यूचर। तो वो एक सेकेंडरी मार्केट भी बन जाती है आपकी। सो ये सीसीसी है, ये आपकी कमोडिटी मार्केट के तौर पे एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान में भी कमोडिटी मार्केट एग्जिस्ट करती है, कराची में। उसमें फ्यूचर्स जो है वो ट्रेड हो रहे हैं। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स भी जो है वो उसमें ट्रेड हो रहे हैं। सो हमें चूंकि हमारी फ्यूचर्स की मार्केट इतनी बड़ी नहीं हुई कि हम फ्यूचर्स की मार्केट को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दें, यानी फ्यूचर एक्सचेंज बना लें, लेकिन दुनिया में फ्यूचर्स की अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है, तो इस वजह से उन्होंने इंडिपेंडेंट फ्यूचर्स मार्केट कर दी, यानी फ्यूचर्स एक्सचेंजेस एस्टैब्लिश कर ली। अब कमोडिटी फ्यूचर्स में
कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अगर आप देखें, शुगर पे है, व्हीट पे है, कॉर्न पे है, सोयाबीन पे है, ओजे पे है या पोर्क बेलीज पे है। अच्छा, फाइनेंशियल फ्यूचर्स भी अवेलेबल होते हैं, टी बिल्स हैं, फॉरेन करेंसी पे है यानी येन पे, जीएनए में है, आपका जो स्टॉक्स हैं, यूरो डॉलर्स हैं, ये सारी जो है वो टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स में आते हैं। इसी तरह इंडेक्स फ्यूचर्स भी हैं, जैसे S&P 500 की फ्यूचर आउटलुक पे भी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है। इसी तरह वैल्यू लाइन इंडेक्स है, वैनगार्ड इंडेक्स है, ये सारे आपके इंडेक्स फ्यूचर्स हैं। अच्छा, जब कमोडिटी फ्यूचर्स की बात करते हैं तो आपकी कमोडिटीज पे और बहुत सी वेरिएशंस हैं। ऑयल पे लिखा जाता है जो क्रूड ऑयल है, इसी तरह आपकी कोकोआ बीन्स हैं, आपकी जो है वो गोल्ड है, सिल्वर है, जितनी भी प्रेशियस मेटल्स हैं उन पे भी जो है वो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाते हैं। फ्यूचर्स में मार्केट में हमने कहा था कि चूंकि मार्केट में ट्रेड हो रही होती है तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स 99.9% इसमें एक्चुअल सेल नहीं हो रही होती है। चूंकि एक्चुअल सेल नहीं हो रही होती तो इसका मतलब यह है कि देयर इज ऑलवेज अ विनर एंड अ लूजर। ठीक, स्टॉक्स में तो आपको एक विनर या लूजर बनता है क्योंकि काउंटर पार्टी उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। यहाँ पे काउंटर पार्टी एग्जिस्ट कर रही होती है तो दो में से एक को प्रॉफिट होगा तो दूसरे को लाजमी लॉस होगा। जो के है वो जो प्राइसेस हैं बेसिकली दे आर सेटल्ड एवरी डे, यानी मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट है। सो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डेली जो है वो सेटलमेंट की तरफ जाते हैं और उसकी वजह से आपको प्रॉफिट या लॉसेस सफ़र करने पड़ते हैं। वो सेटलमेंट क्या होगी? फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी है, उस पर स्पॉट प्राइस जो है वो 50 रुपये चल रही है, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है 55 का, 3 दिन बाद आपकी जो स्पॉट प्राइस है वो हो जाती है 60। तो अब आप जब कहते हैं कि भाई मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो 3 दिन बाद आपको कितने का मिलेगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट 55 का कर रखा है। तो आप 55 का लेके मार्केट में जब सेल करेंगे तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होता है। सो आप उससे कमोडिटी खरीद के मार्केट में लाएंगे, उसे सेल करेंगे। ये काम करने की बजाय आप जो है वो उस दिन सेटलमेंट रिक्वायर करते हैं कि जी मुझे आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट सेटल कर दें। तो सेटलमेंट क्या होगी? 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 5 रुपये पर यूनिट जो है आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो काउंटर पार्टी है ऑब्वियसली उसके अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा। और ये कौन करेगा? जो फ्यूचर्स एक्सचेंज है वो ये फैसिलिटेट करेगी। तो ये मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह हेजिंग की बात करें तो जो के यूज टू एलिमिनेट रिस्क बाय लॉकिंग इन प्राइसेस, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो बेसिकली हम इसलिए कर रहे थे कि प्राइसेस को आज की डेट में लॉक कर दें ताकि हमारा जो रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाए। स्पेकुलेशन क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ यूज टू गैम्बल, प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, बाज़ बात आर्टिफिशियली भी की जाती हैं। इफ़ यू आर अ लार्ज प्लेयर सो मार्जिन इसमें अकाउंट भी होते हैं और एक्चुअल जो कमोडिटी है वो सेल नहीं होती, पोस्ट पार्शल अमाउंट भी आपको प्लस माइनस पे करनी पड़ जाती है। तो अगर हम हॉग के क्वांटिटी देखें तो वो 30,000 पाउंड्स है। टी बिल्स का कॉन्ट्रैक्ट देखें तो हम वो $1 मिलियन का है। वैल्यू लाइन इंडेक्स में कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 500 उसकी जो है वो वैल्यू बनती है। The basic relationship between future prices and spot prices for equity securities वो क्या है? वो आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया उसने कि FT ये फ्यूचर है बेसिकली इज इक्वल टू S0 यानी स्पॉट रेट, और रिलेशनशिप किस तरह से डिटरमिन होगा? 1 प्लस रिस्क फ्री रेट माइनस डिविडेंड यील्ड, क्योंकि स्टॉक्स पे डिविडेंड यील्ड होता है और टाइम जो है वो पावर में। सो बेसिकली अगर आप फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला रिकॉल करें तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर टी।
ये हमने सिंपल जो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला पढ़ रखा है। यहाँ पे जो एडिशनल फैक्टर है वो आ जाता है आपका माइनस डिविडेंड यील्ड। सो आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें से आप डिविडेंड यील्ड है वो माइनस करेंगे। हम प्रेजेंट वैल्यू को एस नॉट मान रहे हैं और जो फ्यूचर वैल्यू थी उसको एफ टी लिख रहे हैं। So, एक एग्जांपल देखते हैं। द डेक्स स्पॉट प्राइस इज 3970.22। डेक्स बेसिकली फ्रेंच इंडेक्स है, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है। सो स्पॉट प्राइस जो है वो 3970.22 है, इंटरेस्ट रेट 3.5 है। द डिविडेंड यील्ड ऑन डेक्स इंडेक्स इज 2%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 6 month डेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो आप उस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करें। सो आपके पास एफ टी आ जाएगा इज इक्वल टू एस नॉट आपका 3970 है 0.22 इनटू आप करेंगे 1 प्लस 0.035 जो इंटरेस्ट रेट है, माइनस डिविडेंड यील्ड है आपका 0.02, पावर जो है वो 0.5 आ जाएगी। आप 6/12 अगर आप करें तो आंसर आपका आ जाता है कि फ्यूचर प्राइस जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है डेक्स इंडेक्स की वो 4000 है। चलिए, फिर दूसरा जो रिलेशनशिप था हमारे पास फ्यूचर प्राइसेस एंड स्पॉट प्राइसेस फॉर कमोडिटीज की बात करें। सो वो स्टॉक्स की थी, आप स्पॉट प्राइसेस फॉर कमोडिटीज का रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस आर एफ वही है। जो हमारे पास एस सी है ये एक्सप्रेस स्टोरेज कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट आ गई हमारे पास। और जो सी वाई है ये कन्वीनियंस यील्ड है। तो कन्वीनियंस यील्ड जो है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी और टाइम का फैक्टर उसका पावर में आ जाएगा। सो उसने कहा है कि नेट कन्वीनियंस यील्ड भी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि बेसिकली कैलकुलेट हो रही है सी वाई माइनस एस सी। सो यहाँ पे फिर साइन चेंज हो जाएंगे इसके, सी वाई माइनस एस सी नेट कन्वीनियंस यील्ड अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यानी माइनस एन सी वाई। तो उसकी एग्जांपल देख लें। जुलाई द स्पॉट प्राइस ऑफ कॉफी वाज 0.7310 per pound. The interest rate was 1.5% per year. The net convenience yield was minus 12.2%. What was the price of 10-month futures contract? So आपकी net convenience yield जो है अगर आप देखें तो ये हमने कहा था कि 1 प्लस आर एफ माइनस एन सी वाई होना चाहिए। यहाँ पे उसने माइनस लिखा है लेकिन यहाँ प्लस लिख रहा है somehow। सो ये आ जाएगा आपका 1.013 क्योंकि 10 मंथ्स का है। सो उसने यहाँ पे टाइम फैक्टर को जो है वो यूटिलाइज नहीं किया, उसने जो है वो इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन कर दिया। सो ये साल का है तो इसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, सॉरी डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास 1 मंथ का आ जाएगा और उसको हम 10 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 1.3%। तो वो 1 प्लस 1.3% इज बेसिकली 1.013। हमारे पास एन ई वाई जो है वो था वो 0.122 था, तो ये 8285 हमारे पास फ्यूचर प्राइस आ जाएगी किसकी, कॉफी की। अच्छा, कुछ होममेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो हमारे यहाँ बेसिकली जो आम काश्तकार हैं या जो ग्रोवर्स हैं वो नॉर्मली इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और वो वर्बली होते हैं, वो लिखे हुए नहीं होते। जब भी किसी बाग की या किसी भी खेत की फसल 3 महीने पहले बिक जाती है, उसकी प्रोड्यूस से पहले बिक जाती है, तो ये बेसिकली टाइप ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, क्योंकि प्राइस आप उस वक्त तय कर लेते हैं आपस में, उसकी एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं और जब टाइम आता है फसल उठाने का तो आप आके उठा के लेके चले जाते हैं और जो रिमेनिंग पेमेंट है वो फिर आप कर देते हैं। इसी तरह हम इसको देखें, अगर बोरो फॉर 1 ईयर है 10% करें हम, तो आप लोन ले रहे हैं 90.91 का और ईयर 1 में जो है वो आपको वापस करना है 100।
अगर आप 2 साल के लिए लैंड कर रहे हैं 12% पे, तो वही 90.91 आप आज जो है वो किसी को लैंड कर रहे हैं। ईयर 1 में जो है वो ऑब्वियसली आपको कुछ नहीं मिलेगा, ईयर 2 में आपको जो है वो 114.04 नेट कैश फ्लो जो है वो रिसीव हो। सो फॉरवर्ड रेट इसका हम निकालना चाहें अगर, तो वो उसका बहुत ही फॉरवर्ड इंटरेस्ट फॉर्मूला जो है वो सिंपल है, 1 प्लस 2 ईयर स्पॉट रेट। 2 ईयर स्पॉट रेट टाइम 2 है तो इस वजह से पावर 2 होगी, और 1 प्लस 1 ईयर स्पॉट रेट। अगर आप इन दोनों का डिवाइजर देखें और उसमें से -1 करें, तो आपके पास जो फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट आता है वो आता है 14.04। वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, देखिए जरा इम्प्लीकेशन आपको क्लियरली नज़र आ रही है। 14.04 का इंटरेस्ट आपको 2 साल बाद फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट नज़र आ रहा है। अब कॉन्सेप्ट है स्वैप्स का। तो स्वैप्स का जो जनरल कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसको माइंड में रखें, तो वो बेसिकली है कि आप दो सिमिलर एसेट्स आपस में एक्सचेंज कर लें, क्योंकि आपको उनकी यूटिलिटी डिफरेंटली फील होती है। तो एसेट्स एक्सचेंज होने से आप उसके एसेट का बेनिफिट उठा लेंगे और वो आपके एसेट का बेनिफिट उठा लेंगे। इसी तरह इसकी यूटिलिटी है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा, कि आपका जो एक सब्सिडरी है पाकिस्तान में, दूसरी सब्सिडरी है आपकी इंडिया में। अगर मुझे पाकिस्तान में लोन चाहिए रुपीस में, तो मैं जो है वो पाकिस्तान की सब्सिडी को यूटिलाइज कर लूँगा। और अगर मुझे पेमेंट करनी है इंडिया में, फ़र्ज़ करें इंडियन रुपी में, तो मैं इंडियन सब्सिडरी को यूटिलाइज करके उसको लोन को जो है वो वापस कर सकता हूँ। इससे जो है वो बहुत सारी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होके जो एडिशनल कॉस्ट बेयर करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। सो स्वैप्स में जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपके जो बेनिफिट्स हैं वो इन लाइन होने चाहिए। सो इसकी सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन तो बैंकिंग सेक्टर में है बेसिकली। अगर आप बैंकिंग के क्लियरिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, तो क्लियरिंग क्या हो रही है कि एक के पास 5 चेक हैं दूसरे बैंक के 50,000 के, और दूसरे के पास 3 चेक हैं पहले बैंक के लिए के क्लेम पे 1 लाख के। सब अगर आप गौर से देखें तो 2 चेक थे 1 लाख के और 3 चेक थे 50,000 के। तो जिसके 50,000 के 3 चेक हैं वो उसको देता है और वो कैंसिल आउट करवा लेता है, और जो उस पर जो क्लेम था 1 लाख का, वो कहता है कि भाई ये 50,000 आप ट्रांसफर, मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, आपके जो है वो 2 चेक भी कैंसिल आउट हो गए। तो अमाउंट्स जो है वो क्लियरली एक दूसरे के साथ मैच हो गए। जो मैचिंग अमाउंट्स थी वो बेसिकली क्लियर आउट हो जाती हैं, ये मैंने आपका देना है, वो आपने मुझे देना है, और ये आपकी हमारी जो है आपस में सेटलमेंट हो गई। सो अब अगर हम इस एग्जांपल को देखें, तो बोरो कर रहे हैं आप 66.676% पे फिक्स रेट पे। ठीक, तो बोरो करने का मतलब ये है कि ये आपका इनफ्लो है, फिर आपका ये आउटफ्लो है, और ये आपको एंड पे 5वें साल में मेच्योरिटी पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी साथ साथ पे करनी है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो था हमारा, वो ये है कि हम लाइबोर पे, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट्स पे, यानी वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे, जो फ्लोटिंग रेट भी कहलाता है, हम लोन दे रहे हैं। ठीक, तो हर दफ़ा जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होगा और हमारी अमाउंट डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे है जी 0.5 इंटू 66.67। इसी तरह जब आप देखें लाइबर 1 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस अमाउंट से, तो आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। इसी तरह लाइबर 2 आएगा, यहाँ पे लाइबर 3 आएगा, और यहाँ पे लाइबर 4 आएगा, और अल्टीमेटली आपको जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट वो वापस मिल जाएगी। तो आपको
इसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें ये लगेगा कि ये देखिए ईयर 0 पे था, नेट कैश फ्लो तो 0 है। सो आपका जो ईयर 1 है उसमें नेट कैश फ्लो -4 और थ्रू आउट पर -4। अगर आप स्टैंडर्ड फिक्स टू फ्लोटिंग स्वैप करना चाहते हैं, फिक्स टू फ्लोटिंग यानी वो फिक्स रेट था, ये फ्लोटिंग रेट, सो वो करना चाहते हैं तो अब इसमें जो है वो आपका जो नेट स्वैप वैल्यू है वो तो 0 ही रहेगी, टाइम 0। सब उसमें आप ये जो है वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो -4 वाला है, ये जिसने लाइबर ले रखा है वो ले ले, और जो लाइबर वाला है वो फिक्स पे है, तो इसलिए ये आपस में जो है इंटरेस्ट रेट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी होती है। ये अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि ये डेली जो है वो आपके या हर साल कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं जो इंटरबैंक ऑफर रेट्स हैं। तो ये फ्लोटिंग रेट्स, आपको ये लग रहा होगा कि ये इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो रहा है फ्यूचर में, इस वजह से आपने फिक्स्ड के अगेंस्ट इसको एक्सचेंज कर लिया। ये जो फिक्स्ड आपका आउटफ्लो है उससे आपने इसको एक्सचेंज कर लिया है। तो ये एक ही सूरत में पॉसिबल है। क्या आपको ये लग रहा हो कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में, अगर आपने पेमेंट करनी है और आपको ये लग रहा हो कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में कम होने वाले हैं, तो आपको तो ये कॉन्ट्रैक्ट बारे में है, तो इस वजह से आप इसको फिक्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में क्लियरली आउटलुक नज़र आ रही हो लोगों को कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है, यानी इंटरबैंक ऑफर रेट्स ऊपर जाने वाले हैं, तो आपके साथ कोई भी ये स्वैप नहीं करेगा। सो मार्केट में स्पेकुलेशन पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये स्वैप करने के लिए। Swaps basically initiate में 1981 में, they are basically an agreement between two firms in which each firm agrees to exchange the, ये इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की बात हो रही है, इस वजह से उसने इंटरेस्ट रेट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, ऑफ टू डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आइडेंटिकल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक जैसा है लेकिन जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो स्वैप कर लिए, फिक्स्ड वाले ने फ्लोटिंग ले लिया, फ्लोटिंग वाले ने फिक्स ले लिया। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करने वाले हैं कि स्प्रेड में इनएफिशिएंसीज हैं, यानी जो इंटरेस्ट रेट का जो स्प्रेड है उसमें इनएफिशिएंसीज जो है वो हैं। फिर जो नोटेशन प्रिंसिपल है वो सेम है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि सिर्फ इंटरेस्ट चेंज होंगे, प्रिंसिपल्स चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ इंटरेस्ट चेंज होंगे। इस वजह से हम इसको फिक्स्ड फॉर फ्लोटिंग इंटरेस्ट स्वैप भी कहते हैं बस। फिर इनकी और बहुत सारी जो है वो टर्म्स हैं। ये जो हमने पहली टर्म जो हमारे सामने लिखी हुई है वो प्लेन वनीला स्वैप। सो ये बेसिकली जेनेरिक स्वैप है, फिक्स फॉर फ्लोटिंग हो सकता है, इसी तरह प्रिंसिपल फॉर प्रिंसिपल हो सकता है, यूएस डॉलर्स फॉर यूरोज हो सकते हैं। सो ये आपके स्वैप्स जो सिंपल हैं, यानी जिसमें और कोई कंडीशंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है स्वैप्स में, तो वो प्लेन वनीला स्वैप की कैटेगरी में फॉल करें। इसी तरह फिक्स रेट पेयर और फ्लोटिंग रेट पेयर का कॉन्सेप्ट है। तो फिक्स रेट पेयर जो है वो है जो बेसिकली इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट में उसके जिम्मे था कि वो फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करेगा। तो वो जो फिक्स रेट पेयर है उसने अब जिम्मेदारी उठा ली है फ्लोटिंग की, और फ्लोटिंग रेट पेयर में पहले फ्लोटिंग पे था और अब उसने जिम्मेदारी उठा ली है फिक्स की। तो इस वजह से ये टर्म से है वो अपोजिट उसमें सेंस में यूज होती है। इस तरह काउंटर पार्टीज का कॉन्सेप्ट है, काउंटर पार्टीज यानी दोनों पार्टीज जिनके दरमियान में ये एग्रीमेंट हुआ है। सेटलमेंट डेट डिफाइंड होती है आपकी कि आपने फाइनल सेटलमेंट कब करनी है इस स्वैप की। इसी तरह ट्रेड डेट है, यानी जो जब से ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह इफेक्टिव डेट आ गई, वो इफेक्टिव इमीडिएटली भी होते हैं, कुछ जो है वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन से ऑनवर्ड होते हैं। तो टर्म्स हैं वो आपकी डिफाइन होती हैं।
स्वैप गेन आप कैसे डिफाइन करते हैं? इसका बेसिक फार्मूला है कि फिक्स स्प्रेड माइनस फ्लोटिंग स्प्रेड। सो फिक्स स्प्रेड और फ्लोटिंग स्प्रेड का डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आंसर पॉजिटिव है तो एक पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है काउंटर पार्टी को बेनिफिट हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, उससे शायद हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आए। फिक्स रेट है हमारे पास XYZ का 10% और ABC का 11.5%। तो बेसिकली फ्लोटिंग रेट है हमारे पास लाइबर प्लस 0.25 और ABC का लाइबर प्लस 0.5। अगर लाइबर 7% हो जाए, व्हाट स्वैप कैन बी मेड, ठीक है, फ्रॉम दिस 7%, व्हाट इज द प्रॉफिट? अज्यूम 1 मिलियन फेस वैल्यू। सो अज्यूम ये कर रहे हैं हम कि XYZ बोरोज 1 मिलियन एट 10% फिक्स। सो XYZ 10% फिक्स पे जो है वो बोरो कर, और ABC जो है वो 1 मिलियन जो वो बोरो करता है 7.5 फ्लोटिंग पे, तो लाइबर प्लस। सो इसने इसको चूज किया इस ऑप्शन को, और ABC ने इस ऑप्शन को चूज किया, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये दोनों को जो अवेलेबल ऑप्शन थी वो हमें गिवन थी, उसमें से इन्होंने ये चूज किया। अब अगर ये स्वैप हो जाता है, क्योंकि अब प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, तो आप जो XYZ है उसको 7.25 पे करना पड़ेगा, और जो ABC है उसे 10.5 पे करना पड़ेगा। सो अब अगर आप देखें बेनिफिट्स टू XYZ और ABC हम जो है वो कंप्यूट करें, तो वो पे कर रहा है 7.25, उसका जो आउटफ्लो है वो हम देखें 7.25, तो नेट पोजीशन तो उसकी कोई बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन फिक्स्ड में उसे पे करना पड़ रहा था 10.5, ऑप्शन थी उसके पास 10 की, तो उसे फेवरेबल जो बेनिफिट मिल रहा है वो 0.5%। अगर आप नेट पोजीशन देखें ABC की फ्लोटिंग में, तो उसे बेनिफिशियल था 7.25, लेकिन बेसिकली उसे 7.5 पे करना पड़ता, यानी वो लेता 7.25 का था, और जो है वो 7.5 उसे पे करना पड़ता, और जो नेट पोजीशन उसकी बनती वो 0.25% माइनस में आती। जबकि अभी उसने चूंकि फिक्स लिया है तो वो आपको पे करना पड़ रहा है उसको 10.5% के हिसाब से, जबकि उसको जो अवेलेबल था वो था 11.5 का, तो उसे बेनिफिट बेसिकली हो रहा है 1% का। 1 माइनस 0.25 करेंगे तो उसको भी नेट गेन हो रहा है 0.75। तो ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टीज के। तो अगर हम अमाउंट के हिसाब से देखें तो आप उन्हीं को जो है वो अमाउंट्स में कर सकते हैं। आपकी जो ABC की 10.5 के हिसाब से 1 मिलियन पेमेंट जो है वो ये है, 7.5 के हिसाब से 25 के हिसाब से जो पेमेंट है XYZ की वो ये है। सो ABC को एडिशनल पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है? बेसिकली 32.5। अगर लाइबर 9% पे आ जाता है तो 10.5 वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। और लाइबर 9.25 आ जाती है तो उसकी पेमेंट 9 to 500 हो जाती है, और जो ABC को एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी वो थी 12,500। सो इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमेशा किसी ना किसी मीडियम के थ्रू होती हैं। इसमें फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, खास तौर पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शंस को। तो ये नहीं होता कि जो है वो आप डायरेक्टली एक दूसरे को ढूंढें और डायरेक्टली आप ट्रांजैक्शन करें, इसलिए उसने कहा है रियली डन डायरेक्ट इंटरमीडियरी, और नॉर्मली इसमें बैंक्स मिडल मैन होते हैं। बैंक का जो प्रॉफिट है वो हिस्सा रखता है बेसिकली स्वैप गेन, दोनों पार्टीज को जो हो रहा होता है उसमें से एक खास परसेंटेज है वो अपने लिए प्रॉफिट रख लेता है। अगर उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करें
तो एक्स वाई जी जो है वो डायरेक्टली नहीं है, वो अलग अलग गए हैं बैंक के पास। ठीक, तो एक्स वाई जी की टर्म में था स्वैप फ्लोटिंग एट लाइबर प्लस 0.25 और फिक्स 10.25, और एबीसी की टर्म्स क्या थी कि स्वैप फ्लोटिंग लाइबर प्लस 0.25 और फिक्स 10.75। ठीक, अगर हम सेटलमेंट डेट पे एक्स वाई जी के लिए कैलकुलेशंस करें तो 10.51 मिलियन से तो ये 105,000 आ जाएगा। 7.251 मिलियन से एक्स वाई जी का एडिशनल पेमेंट कितनी थी एक्स वाई जी की, नेट बैंक पेमेंट, तो एक्स वाई जी कितनी थी 32,500। अच्छा, और जब सेटलमेंट डेट एबीसी की आएगी तो वो देखिए 72,500 और 103, और उसका जो इंटरेस्ट रेट था 10.75 पे था, सो 107,500। सो एबीसी जो है वो बैंक को कितनी पेमेंट करेगा, वो करेगा 35,000। तो 35,000 और 32,500 में से बेसिकली बैंक का स्वैप गेन कितना है 25, तो ये उसका कमीशन आ जाएगा। अब एक्स वाई सी के बेनिफिट्स को अगर आप देखें तो 7.25 और 7.25 नेट गेन 0 था, लेकिन 10.5 और 10 का डिफरेंस 0.5 था, इसका मतलब नेट गेन 0.5 है एक्स वाई सी। जो एबीसी का जो पहले बेनिफिट था बैंक के पास जाने का, वो यही था हमारे पास 0.75। ठीक है, तो नहीं, उसमें टोटल 0.75 प्लस का था हमारे पास, ये 0.25 माइनस था और 1 यहाँ पे उसकी, क्योंकि यहाँ पे उसको 10.5 का मिल रहा था, तो बैंक पे जाने की वजह से उसे एडिशनल कॉस्ट 0.25 पड़ रही है, उसका नेट गेन 0.75 की बजाय 0.5 पे आ गया। सो बैंक ने ये सेटलमेंट कर दी, दोनों को राजी कर लिया कि भाई देखें उसको भी उतना ही बेनिफिट हो रहा है, आपको भी उतना ही बेनिफिट हो रहा है, लेकिन दरमियान में अपना जो है वो 0.25% उसने निकाल लिया। ठीक, टोटल जो है वो आपका 12,500 ही आता है, जो पहले था हमारे पास जो टोटल बेनिफिट था। विदाउट बैंक भी 12,500 था, विदाउट बैंक भी आपका 12,500 ही है, लेकिन अब दरमियान में जो एडिशनल गेनर है वो दिया। सेटलमेंट और स्पेकुलेट के हवाले से एक एग्जांपल देखते हैं। यू आर स्पेकुलेटिंग इन हॉग फ्यूचर्स, you think that the spot price of hogs will rise in the future, thus you long on 10 hog futures। long से मुराद ये कि लॉन्ग पोजीशन ली है आपने, आपने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में क्या लिखा है कि आप अंडरलाइंग एसेट को बाय करोगे फ्यूचर में, सो बेसिकली लॉन्ग पोजीशन आपकी ये होगी। इफ द प्राइस ड्रॉप्स 0.17 सेंट्स पर पाउंड, यानी वो आ गई 0.0017, व्हाट इज द टोटल चेंज इन योर पोजीशन। सो आपने, अच्छा इसमें एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कमोडिटीज में डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन होती है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो वो 1000 शेयर्स की बात होगी हमेशा। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वो 1000 क्या कहते हैं 1000 लीटर्स उसमें आता है, सॉरी बैरल्स में आता है, 1000 बैरल्स का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम कोल की बात करें तो वो 1 टन का जो है वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। सो कमोडिटी वेरी कर रहे हैं, तो हॉग की जो स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी है एक कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक, तो उसमें वेट गिवन होगा। ठीक, तो वेट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका आ रहा है 30,000 पाउंड, आपने कॉन्ट्रैक्ट कितने खरीदे हैं 10, इसका मतलब ये कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3,000 पाउंड का है। ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी लिखी हुई है वो 3,000 पाउंड है, वो यहाँ मेंशन नहीं है, मैं इस वजह से इस डिस्कशन को हाईलाइट कर रहा हूँ। सो 3,000 इंटू 10, तो टोटल वेट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका है 30,000 पाउंड्स का। आपको लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि प्राइस डिक्लाइन कर रही है, लॉन्ग पोजीशन ली थी ना आपने, सो आपने तो लॉन्ग इसलिए ली थी कि फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं बेच दूंगा और प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन आपने लॉन्ग पोजीशन ली
और प्राइस डिक्लाइन कर गई तो इसका मतलब आपको लॉस होगा, तो इस वजह से ये आपका लॉस हो गया 0.0017। ठीक, सॉरी 10 केस, ये 10 कॉन्ट्रैक्ट ही हैं। इसका मतलब ये कि स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी जो है वो हमारे पास 3000 नहीं 30,000 ही है, सॉरी। सो इसका मतलब यह है कि आपको टोटल लॉस कितना होगा, $510 का लॉस होगा। सो ये आपका, अगर आप यह प्रोफाइल बनाएं इसका इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपको ये पता लगेगा कि 510 का आपको लॉस होता है, क्योंकि प्राइस जो है वो आपकी 0.0017 सेंट्स जो है वो डिक्लाइन कर गई। सो ये आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आती है 50.80, ठीक। और ये जो है वो करंट मार्केट प्राइस है, 17 पैसे कम हुई है, 17 सेंट कम हुई है बेसिकली, जिसकी वजह से आपको $510 का यहाँ पे लॉस होगा। सो यहाँ पे चूंकि डेली सेटलमेंट होती है, तो आपने अपने ब्रोकर को कितने देने, क्योंकि आपको लॉस हो गया ना, $510 आपके। देखते हैं कमोडिटी हेज को। इन जून, फार्मर जॉन स्मिथ एक्सपेक्ट्स टू हार्वेस्ट 10,000 bushels of corn during the month of August. In June, the September corn futures are selling for 2.94 per bushel. So जून में जो फ्यूचर्स बिक रहे हैं वो हैं 2.94 पर बुशल, और एक बुशल सॉरी एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5,000 बुशल्स का है। सो उसकी स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी भी बता दी है इसमें। फार्मर स्मिथ विशेस टू लॉक दिस प्राइस, शो द ट्रांजैक्शंस इफ द सितंबर स्पॉट प्राइस ड्रॉप्स टू 2.8। सो रेवेन्यू आपको क्रॉप से कितना होगा, 10,000 बुशल्स है, 2.8 है स्पॉट प्राइस, 28,000 आपको रेवेन्यू। अब जून में उसने शॉर्ट पोजीशन लिया क्योंकि फ्यूचर में उसने सेल करना है, तो 29,000 2.94 पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है तो उसे 29,400 जो है वो रेवेन्यू रिसीव होगा। और वो जो लॉन्ग पोजीशन ली थी उसने, अगर वो 2.8 के हिसाब से बाय करता तो उस वक्त बेसिकली 28,000 का असर पड़ा। तो बेसिकली ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है हमें कितना, 1400। तो जो एडिशनल बेनिफिट है, क्योंकि ये 28,000 का तो बिक ही जाना उसका, ये थी स्पेकुलेशन गेम मार्केट में। उसने ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 2.94 का, ठीक, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे 1400 का बेनिफिट होगा। टोटल रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द डे उसे 29,400 का ही होगा। अब अगर स्पॉट प्राइस जो सितंबर में है वो 3.05 हो, तब क्या होगा, तब उसे लॉस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था 2.94 का, प्राइस हो गई है 3.05। तो सितंबर में जो उसको खरीद के बेचना पड़ेगा वो 30,500 का खरीद के 29,400 का देना पड़ेगा, तो उस कॉन्सेप्ट से उसे 1100 लॉस होगा। लेकिन वो मार्केट में जो बेचेगा अपनी प्रोडक्ट वो 30,500 की बेचेगा, टोटल रेवेन्यू फिर उसे 29,400 का ही हो रहा है, ठीक। अब कमोडिटी स्पेकुलेशन को देखते हैं। You have lived in New York City your whole life and are independently wealthy. You think you know everything there is to know about the pork bellies. ये uncured bacon है basically. Because your butler fixes it for you every morning, because you have decided to go on a diet, you think the price will drop over the next few months. On the CME, each PBK pork belly contract is 38,000 pounds. एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 38,000 पाउंड्स का है, क्वांटिटी आपको डिफाइन होगी। टुडे यू डिसाइड टू शॉर्ट 3 मई में मैच्योर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को
कितने पे 44 सेंट्स पर पाउंड, 44 सेंट्स पर पाउंड पे जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आपने उस पोजीशन को सॉरी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट कर लिया, यानी बाय किया है बेसिकली, लेकिन आप फ्यूचर में उसको सेल करना चाहेंगे। इन फरवरी द प्राइसेस राइजेस टू 48.5 सेंट्स, फरवरी में जो है वो 48.5 सेंट हो जाती है, एंड यू डिसाइड टू क्लोज योर पोजीशन। सो बेसिकली आपको अपना गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। अगर आप देखें 3 मई को जो है वो आपके जो पोजीशन है वो है 44 सेंट्स की, यानी 0.44 की। कॉन्ट्रैक्ट कितने का है जी? एक कॉन्ट्रैक्ट 38,000 का है, आपने 3 कॉन्ट्रैक्ट लिए। सो टोटल वैल्यू जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट की क्या बन रही है? 50160 की। और लॉन्ग पोजीशन जो आपने ली है, पता ही लगा कि उसमें जो स्पॉट प्राइस है सॉरी वो 4850 की होगी। आपने स्पेकुलेट किया था कि प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन प्राइस चली गई है ऊपर। सो 38,000 आपको खरीद के देने हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट जितनी वैल्यू, तो पता ही लगेगा कि आपको 55,290 का खरीद के 50,160 का बेचना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको लॉस कितना होगा? 5130। सो इसको वो कह रहा है 10.23%। सो बेसिकली आप इसको डिवाइड करें अगर 50,160 पे, तो ये आपकी लॉस परसेंटेज भी आ गई। फिर मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस में ट्रेडिंग में आपका लाजमी जो है वो यूटिलाइज होता है। जो फ्यूचर्स हैं ख़ास तौर पे या ऑप्शंस जो मार्केट में ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी ट्रेडिंग में जो है वो आपको मार्जिन अकाउंट्स का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। सो मार्जिन अकाउंट्स वो हैं जिसमें आपकी इक्विटी होती है 5% 10%, बाकी आपको ब्रोकर लोन देता है और वो फिर मार्जिन ट्रेडिंग जो है वो आपको करनी पड़ती है। So the amount percentage of a futures contract value that must be on deposit with a broker. So ये मिनिमम आपका मार्जिन बेसिकली ऑन और इन्वेस्टमेंट, जो टेक्निकली तो मार्जिन अकाउंट उसे कहते हैं कि जिसमें आपका लोन और इक्विटी दोनों शामिल हों, लेकिन जब हम अकाउंट मार्जिन अकाउंट्स की बात करते हैं जनरल सेंस में, तो ये बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, ओनर्स इन्वेस्टमेंट भी है। तो ओनर्स इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज को डिफाइन करना भी मार्जिन का काम है। सो इसमें बेसिकली ये वो मिनिमम अमाउंट है जिससे आपका ब्रोकर के पास अकाउंट खुलेगा, या इतने पैसे होंगे तो ये ट्रांजैक्शन, जो भी आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो ट्रांजैक्शन होगी। सो ये मिनिमम डिपॉजिट है जो आपका ब्रोकर के पास होना चाहिए। Since a futures contract is not an actual sale, you need only pay a fraction of this asset value to open a position, जिसे हम मार्जिन कह रहे हैं। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं कंपल्सरी, वो आपकी 15% है, यानी मिनिमम जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 15% है, यानी ओपनिंग बैलेंस आपका 15% से कम नहीं होना चाहिए, और ये 15% हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू का होता है। Thus you can control $1,000 of assets with only 15,000. So 15% का मतलब आपको क्लियरली पता लग गया कि आप 1 लाख के एसेट रख सकते हैं अगर आपने अपने अकाउंट में 15,000 जमा करा रखे। अब कमोडिटी स्पेकुलेशन विद मार्जिन की एग्जांपल हम देखते हैं। You have lived in your city फला फला फला, आगे चलते हैं। You think the price will drop, वही सारी एग्जांपल है। 44 हो जाए, फरवरी में 48 हो जाए, क्लोज योर पोजीशन, व्हाट इज योर गेन या लॉस। ठीक है, ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया हुआ है 5130। अब हम लॉस देखें और मार्जिन के एस्पेक्ट में देखें तो आपका लॉस बेसिकली कई गुना बढ़ जाता है। आपको लॉस हुआ है 5130 का, आपकी जो अकाउंट ओपन हुआ था वो 50160 था, उसका 15% आपको चाहिए था, यानी इतनी आपने अमाउंट जमा कराई अपनी इक्विटी में। ठीक, तो जब आप 5130 को 7524 की परसेंटेज देखते हैं तो असल में आपको 10.3% लॉस नहीं हुआ, मार्जिन अकाउंट में आपका लॉस 68% हो गया। सो मार्जिन अकाउंट आपको लिवरेज देता है, इसका मतलब यह है कि रिस्क बढ़ाता है, तो उस रिस्क की वजह से आपका रिटर्न कई गुना बढ़ता है, तो लॉस भी कई गुना बढ़ जाता है। इन दिस केस ये लॉस आपका तकरीबन
6.5% टाइम्स जो है वो बढ़ गया। सो हैचिंग जो है वो कैश फ्लोज से बेसिकली हमारा जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो बैलेंस एट स्टार्ट ऑफ ईयर जो है वो आपके पास अगर 9.94 है और ये आपकी जो है वो फर्दर पेमेंट्स या रसीद्स हैं, तो इंटरेस्ट आपका 12% है, तो आपकी अमाउंट कंजक्टिव अमाउंट पे जब इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, जो सिंकिंग फंड पेमेंट्स हैं वो आप जनरेट कर सकते हैं 0.81, 0.9 और थ्रू आउट आपने की। नेट बैलेंस जो बेसिकली आपका ये जो इंटरेस्ट और इसकी जो कंबाइंड पेमेंट है, इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड पेमेंट, वो 2 की ही हो रही है। सो अब आपने इस इंटरेस्ट को बेसिकली कवर कर लिया जो सिंकिंग फंड पेमेंट थी उसके थ्रू। तो ये आपकी जो ओवरऑल पेमेंट्स हैं एट द एंड ऑफ द डे आपकी सेटल्ड हो जाएंगी। सो आप आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें इसमें 9.94 में से प्रिंसिपल आप ये पे कर रहे हैं तो ये रिमेनिंग है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कम हो गया, अगली दफ़ा आपका प्रिंसिपल की पेमेंट ये हो गई एंड सो ऑन। तो एक शेड्यूल बन गया, ओवरऑल आपकी पेमेंट जो है वो फिक्स हो गई एक तरह से। 2 की आप हमेशा पेमेंट कर रहे हैं और आपका लोन है तो ये सेटल्ड हो जाएगा। तो आपने जो इंटरेस्ट रेट में जो फ्लक्चुएशन है उसको हेज कर लिया है सिंकिंग फंड पेमेंट के थ्रू, यानी प्रिंसिपल पेमेंट्स में वेरिएशंस ला के आप उसको सेटल कर लेते हैं। ओके जी, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।